अच्छा जी। सो आपसे कहते हैं कि माइक्रोफोन एंड कैथोड रे ऑसिलोस्कोप are used to analyze a sound wave of a frequency 5000 hertz. Okay, so the trace that is displayed on the screen of the CRO is shown. सही हो गया। तो इन्होंने कुछ आर्बिट्रेरी सी वेव आपको बना के दी थी, राइट, विद अ नोन टाइम सेटिंग, आई थिंक यस, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो टाइम बेस्ड सेटिंग तुमसे निकालने का बोल रहा है। ओके, सो अगर हम इस एक वेव को कंसिडर करें, तो एक वेव हमारे पास आ रही है। सबसे पहले ना हम इसका टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, सॉरी, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, राइट। सो फ्रीक्वेंसी से दे रखी है, तो 1/5000। तो आई एम गेटिंग 2 exponent -4, right? So this is the time period, right? अच्छा, देखो इसको इस तरह के क्वेश्चन में ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सीआरओ नहीं समझ में आता, मुझे खुद नहीं समझ में आता था जब मैं पढ़ता था। तो इसको समझने का तरीका, आसान तरीका ये है कि आप कुछ क्वेश्चन जो है ना इसके रिपीटेडली देख लो पहले किसी को सॉल्व करते हुए, राइट। फिर उसके बाद खुद से उसको ट्राई करो। इसके अंदर कोई हाई फाई मैथ नहीं होती, बिल्कुल बेसिक लेवल की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। सिर्फ एक ये फॉर्मूला तुमने इस्तेमाल करना है, दैट्स इट, राइट। कॉमन सेंस से सोचोगे तो हो पाएगा। सही, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में क्वेश्चन चलता है, या तो ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाता है, वो उस ऑर्डर को समझ लो तो सब हो जाएगा क्वेश्चन, सही। अब देखो, सबसे पहले तो अगर आप ये देखो कि एक वेव कितने बॉक्सेस में बन रही है, सही है। सो एक वेव भी आ रही है यहाँ से यहाँ तक, सही है। उन्होंने ये एक छोटा बॉक्स दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर का, राइट। तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 एंड 4, सही है। तो हमें पता है कि एक पूरी वेव जो बन रही है, वन वेव इज एक्चुअली इन 4 बॉक्सेस, राइट। अच्छा, वन वेव का मतलब है कि 2 एक्सपोनेंट -4 का जो टाइम सेकंड आ रहा है, जो जो टाइम आ रहा है वो आपके पास 4 बॉक्सेस में आ रहा है, सही। सो वन वेव की जगह मैं इसका टाइम भी रख सकता हूँ। तो 2 एक्सपोनेंट -4 मेरे पास 4 बॉक्सेस में आ रहा है, राइट। उसने कहा टाइम बेस्ड सेटिंग, यानी एक डब्बे के अंदर से कितना टाइम लग रहा है वेव को पास होने में, राइट। तो द टाइम टेकन बाय द वेव टू पास वन बॉक्स विल बी एक्स, राइट। तो अगर हम निकाल दें तो हमारे पास बनेगी, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 एक्सपोनेंट -4 डिवाइडेड बाय 4, राइट। तो 0.5, 5 एक्सपोनेंट -3 बन रहा होगा शायद। 2 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 4, यस, सो आई एम गेटिंग 5 एक्सपोनेंट -4, 5 एक्सपोनेंट -4, राइट। तो ये मेरे पास जो है टाइम बेस्ड सेटिंग आ रही है। तो ये सेंटीमीटर मीटर से कंफ्यूज मत होना, उससे सारी चीजें सेंटीमीटर के अंदर ही दे रखी है। 5 एक्सपोनेंट -4, अच्छा -5 आ रहा है, सॉरी मैंने पावर गलत डाल दिया। -4, ओके, -5 हो गया, सही, सही हो गया, सही। तो वो अब कह रहे हैं कि अलाउ वन और मोर सिग्निफिकेंट फिगर आंसर मस्ट बी इन द इन यूनिट ऑफ सेकंड पर सेंटीमीटर। इन यूनिट ऑफ का क्या मतलब है कि सेकंड होना चाहिए, आवर्स मिनट्स नहीं होने चाहिए, सेंटीमीटर होने चाहिए, मीटर्स नहीं होना चाहिए, राइट। तो वो सारी चीजें हमने रखी हुई हैं। हम वन एस एफ को कंसिडर कर रहे हैं, हम 2 SF भी यानी 5.0 दे देते तो भी चल जाता, सही। इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट देखते हैं। एग्जामिनर रिपोर्ट हमसे कह रहा है द पीरियड ऑफ द साउंड वेव वाज यूजुअली कैलकुलेटेड करेक्टली, stronger candidate went on to determine the correct time based setting by dividing the value of the period by the distance of 4 सेंटीमीटर, राइट। क्योंकि एक वेव पूरी चार बॉक्सेस में आ रही है, 4 सेंटीमीटर के अंदर आ रही है। वीकर कैंडिडेट समटाइम यूज एन इनकरेक्ट डिस्टेंस इन देयर कैलकुलेशन, सही है। इनकरेक्ट डिस्टेंस का मतलब है कि तुमने पूरा ये जो ना पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यूज कर लिया होगा, वो गलत होगा, obvious सी बात है। एक वेव के लिए बात करो तो एक वेव को यूज करो, राइट। आ गया था।
अच्छा जी, तो तुमसे कहते हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड डिटेक्टेड बाय माइक्रोफोन इज नाउ इंक्रीज फ्रॉम इट्स इनिशियल वैल्यू आई to a new value 3i. Okay. The frequency of the sound is unchanged. Assume that the amplitude of the trace on CRO um, screen is proportional to the amplitude of the sound wave. Okay. Sketch the new trace shown on the CRO. सही होशियारी मत ना आप देना कि अगर ये आई है तो तुमने 3i बना दिया, 3i को मतलब इतना बड़ा बना दिया, तो ऐसा मत करना प्लीज। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास है ना, ये क्या है, क्या बोलते हैं, अपना रिलेशन क्या है। सो रिलेशन में हमारे पास होता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, राइट। तो उससे आपके पास सॉल्व होगा। सही। सो पहले तो हम वो निकालते हैं कि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन किस तरह से मिल रहा है। सो जब पहला सिनेरियो था, जब हमारे पास इंटेंसिटी आ रही है आई की, तो एम्पलीट्यूड हमारे पास लेट से 1 सेंटीमीटर कम कह रहे थे, यानी ए का स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो। अगला सिनेरियो में क्या है, उसने कहा जब इंटेंसिटी 3i की हो गई है तो एम्पलीट्यूड कितने का हुआ है वो हम निकालने लगे, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो हमारे पास हो जाएगा ए नॉट का स्क्वायर आई टाइम्स ए स्क्वायर टाइम्स 3i, राइट। आई और आई सेम है, सो आप उसको कैंसिल कर दो, स्क्वायर है वहाँ पे रूट कर दो जाके, तो ए नॉट, और ये आपके पास हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर टाइम्स 3, राइट। तो ये हो जाएगा ए नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3, आपके पास बनता है अंडर रूट 3 1.73, ओके। तो 1.73 ऑफ इनिशियल वैल्यू, राइट। सो ये जितनी है 1.73 इसका बढ़ा देना है आपने, सही है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो वेव होगी वो वेव आपके पास जो होगी, अगर ये 1 सेंटीमीटर के अंदर है तो 1 2 4 6 7 यहाँ तक कहीं होनी चाहिए। जो नई वेव बनेगी वो इस तरह से कहीं बनेगी, सही। अच्छा, इन्होंने ये नहीं बताया हुआ कि सही, हम बिल्कुल एग्जैक्टली इसको सेम इसी जैसे बना लेते हैं, राइट। और यहाँ पे हो जाएगी 2 4 6 यहाँ तक, लाइक दिस, सही है। तो ये हमारे पास बन गया, सही। 3 नंबर तुम्हें इसलिए दे रहा था कि तुम्हें इस पर पूरी कैलकुलेशन से बनाना है, सही। एम ही अगर करोगे तो गलत हो जाएगा, सही। इसकी मार्किंग की चेक करते हैं। अच्छा, न्यू ट्रेस ड्रॉन विद द सेम पीरियड एज ओरिजिनल ट्रेस, राइट। देखो, उसने एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी चेंज किया है और उसका टाइम से कोई रिलेशन नहीं है। टाइम सिर्फ तब चेंज होगा कि जब आपके पास जो है टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी आप चेंज करोगे, राइट। न्यू ट्रेस ड्रॉन विद द एम्पलीट्यूड ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर, ये भी हमने बनाया हुआ है, सही है। और न्यू एम्पलीट्यूड इज ड्रॉन एट 1.7 सेंटीमीटर, राइट। देखो, इसका एक इंडिपेंडेंट मार्क तुम्हें मिल रहा है, राइट। और इसका एक तुम्हें मेथड मार्क मिल रहा है, राइट। और इसका एक तुम्हें आंसर का मार्क मिल रहा है। मतलब अगर तुमने सिर्फ जस्ट एक कोई भी रैंडम सिग्नल बना दिया जो कि 1 सेंटीमीटर से बड़ा था, तो ये वाला मार्क तुम्हें मिल जाएगा, ये वाला मार्क मिल जाएगा, राइट। लेकिन अगर वो 1 सेंटीमीटर से तुमने छोटा बनाया है तो फिर ये वाला मार्क तुम्हें नहीं मिलेगा और ये वाला भी नहीं मिलेगा, ऊपर वाला मिल जाएगा, राइट। अच्छा जनाब। इसकी अगर हम एग्जामिनर रिपोर्ट देखें तो एग्जामिनर रिपोर्ट में कहते हैं ये, the vast majority of the candidates were able to sketch a new trace so that it represented the correct period of the sound wave. However, a common misconception was it increasing the intensity of the sound wave by a factor of 3 would cause its amplitude to increase by the same factor. Okay, वो गलती है कि स्क्वायर और रूट का रिलेशन है, राइट। तो उसको तुमने ध्यान में रखना है। This causes many candidates to sketch the new trace with an incorrect amplitude of 3 centimeter instead of required 1.7 centimeter. Right, a significant number of weakest candidates did not attempt this part of the question. Okay, उनके पहले ही नहीं पढ़ा, उन्होंने कहा कटा लो। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा जी, so इन्होंने कहा an arrangement for demonstrating interference using the light is shown in figure 5.2.
ओके, लाइट में दे दी है, वेवलेंथ दे दी है, स्लिट सेपरेशन दी हुई है, डिस्टेंस दी दिया हुआ है, और पी जो है मे बी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज वाला पॉइंट होगा। तो कहते हैं कि द वेवलेंथ ऑफ द लाइट फ्रॉम द लेजर इज दिस मच। ओके, द लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द डबल स्लिट। सही, इंसिडेंट नॉर्मली वो सुन देख के कंफ्यूज मत हो ना, नॉर्मली का मतलब है परपेंडिकुलर, लाइट यूं आ रही। सही है। So the separation of the two slits is 3.6 x negative 4. The perpendicular distance between the double slit and the screen is t. Okay. Coherent light wave. Coherent बोले तो constant phase difference, right? Coherent light waves from the slit form an interference pattern of bright and dark fringe on the screen, right? तो इसका मतलब है कि लाइट ऑफ वन वेवलेंथ जो हम यूज कर रहे हैं उसकी वजह से हमें कोहेरेंसी अचीव हो रही है। अगर तुम दो लाइट सोर्स यूज करोगे, अगर तुम दो साउंड सोर्स यूज करोगे, तो तुम्हारे पास कभी भी कोहेरेंसी नहीं आ सकती। सही, कोहेरेंसी नहीं आएगी तो पता कैसे चलेगा? जो स्क्रीन पे पैटर्न अपीयर होगा वो कोई दूर होगा, कोई करीब होगा, कोई दूर होगा, कोई करीब होगा, मे बी इस तरह से इनकंसिस्टेंट पैटर्न मिलेगा। है। तो अच्छा जी, so the distance between the centers of the two adjacent bright fringes is this much. Okay, the central bright fringe is formed at P. This explain why a bright fringe is produced by the wave meeting at P. अच्छा, तुम्हें दिख रहा है कि पी पे जो है ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, और ब्राइट फ्रिंज कब बनता है? जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। सही है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तुम्हारे पास दो कंडीशन होती है। सही है, फेज डिफरेंस की और पाथ डिफरेंस की। राइट, कि फेज डिफरेंस तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, पाथ डिफरेंस तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, इस तरह का कि तुम्हारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बने। राइट, अब क्योंकि ये सेंट्रल ब्राइट स्पॉट है तो यहाँ पे फेज डिफरेंस जीरो होना चाहिए। फेज डिफरेंस जीरो होने का मतलब ये कि जितनी नंबर ऑफ वेव इधर से पी पे पहुंच रही है, उतनी ही नंबर ऑफ वेव इधर से पी पे पहुंच रही होंगी। राइट, सो दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग द जीरो फेज डिफरेंस। राइट, जीरो फेज डिफरेंस का मतलब है कि दोनों जो सोर्सेज हैं उनसे सेम अमाउंट ऑफ वेव, सेम नंबर ऑफ वेव आपके पास एक कॉमन पॉइंट पे पहुंच रही है। राइट, ये हो गया फेज डिफरेंस की कहानी। पाथ डिफरेंस के अंदर क्या है कि पाथ डिफरेंस में हमारे पास पाथ डिफरेंस में हमारे पास ये होता है कि जो डिफरेंस बिटवीन द वेव्स होते हैं ना, वो हम उसको देख के बात करते हैं कि अगर वो हमारे पास इंटीजर मल्टीपल है तो हम कहते हैं कि ओके, हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी, और अगर नहीं है तो हम कहते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द वेव दैट ट्रेवल। राइट, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो वेव ट्रेवल कर रही है वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके जा रही है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। तो अगर दोनों वेव ने सेम, अगर दोनों सोर्सेज से सेम अमाउंट ऑफ वेव ट्रेवल करके एक पॉइंट पे आ रही है, तो इसका मतलब है कि उन दोनों सोर्सेज से जो वेव है उन्होंने सेम डिस्टेंस भी ट्रेवल किया होगा। राइट, और अगर एक सोर्स से ज्यादा नंबर ऑफ वेव ट्रेवल कर रही हैं और दूसरी सोर्स से कम नंबर ऑफ वेव ट्रेवल कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि एक सोर्स से जितनी अमाउंट ऑफ वेव ने ट्रेवल किया है उन्होंने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और एक सोर्स से जितनी भी वेव ने, अमाउंट ऑफ वेव ने ट्रेवल किया है, उन्होंने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। राइट, तो उसकी वजह से जो डिस्टेंस को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो जो आएगा वो फेज डिफरेंस होगा। राइट, तो अगर वो फेज डिफरेंस आपके पास जो है वो इंटीजर मल्टीपल आ रहा है, तो इसका मतलब यानी 1 2 3 4 आ रहा है, देन वो आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जीरो, और अगर पॉइंट्स में आएगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, लेकिन वो सिर्फ इस पर्टिकुलर सिनेरियो के साथ ये बात है, हर सिनेरियो में नहीं लगा देना। सही है। यानी कि इंटीजर मल्टीपल है तो कंस्ट्रक्टिव है, और इंटीजर मल्टीपल नहीं है तो कंस्ट्रक्टिव नहीं है। सही है, वो सिर्फ इसके साथ है, यंग्स डबल स्लिट के साथ। राइट, तो अब चूंकि सेम पॉइंट है पी, तो यहाँ पे जो है ना दोनों के अमाउंट ऑफ वेव सेम है, तो दोनों ने डिस्टेंस भी सेम ट्रैवल किया होगा, तो जब दोनों के डिस्टेंस को माइनस करोगे तो जीरो आ जाएगा। राइट, तो तुम इसको इस तरह से लिख सकते हो कि फेज डिफरेंस ऑफ जीरो एंड पाथ डिफरेंस ऑफ जीरो एट पी, हेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सही है, ये एक नंबर में पूछता है, लेकिन ये इतना गंदा क्वेश्चन होता है ना कि किसी बच्चे के पल्ले ही नहीं पड़ता है। सही है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस को किस तरह से रिलेट करना है। राइट, अगर तुम्हें ये समाव पता चल गया कि ब्राइट स्पॉट बन रहा है, तुमने ये वाली लाइनें रट्टा लगानी है, लिख देनी है। सही है, बस लिख के आ जाना। सही है, नंबर मिल जाएंगे कुछ ना कुछ। अगर ब्राइट स्पॉट बन रहा है तो ये वाली लाइनें चल जाएंगी हर जगह पे, डार्क स्पॉट बन रहा है तो इसका उल्टा लिख देना। राइट, मार्किंग की चेक करते हैं इसकी। तो पाथ डिफरेंस फ्रॉम
स्लिट्स टू पी जीरो, ओके, फेज डिफरेंस फ्रॉम, देखा बिल्कुल वही चीज है, बिल्कुल डिट्टो। इन्होंने दोनों में से कोई भी एक पॉइंट को एक्सपेक्ट किया है, तुम दोनों लिख दोगे तो भी चल जाएगा, सही। अगर 2 नंबर का होता तो फिर दोनों लिख देते तो हमारे पास एक्सेप्ट हो जाता, ये 3 नंबर का होता तो भी ये तीनों लिख देते तमीज से, फिर वैल्यू कैलकुलेशन भी थोड़ी सी करके दिखा देनी होती है, सही है। ओके, अगर हम इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट देखें तो हमें कहता है कि इन ऑर्डर टू फुली एक्सप्लेन व्हाई द ब्राइट फ्रिंज इज प्रोड्यूस्ड एट पी, the candidate needed to explain that either the power difference of the wave from the slit to zero or the phase difference, okay। सही है, सो ये हमारे पास होगी कहानी। अच्छा जी, अगला पार्ट आ जाते हैं। तुमसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट द डिस्टेंस डी, ओके, फॉर्मूला लगाओ, सीधे से निकाल लो। एक्स इज इक्वल टू लेमडा डी ओवर एस, राइट। तुमने किसी भी फॉर्म में याद किया हो, तुम्हें पता होनी चाहिए कि इसमें क्या चीज़ क्या होती है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्स है वो हमारे पास है, ये है क्या बोलते हैं अपना, फ्रिंज स्पेसिंग है, सही है। तो हम कर देते हैं कि 4 एक्सपोनेंट -3, राइट। एस जब यहाँ जाएगा तो मेरे पास हो जाएगा 3.6 एक्सपोनेंट -4, राइट, डिवाइडेड बाय जो वेवलेंथ है लैम्डा, वो मैं डिवाइड कर देता हूँ 630 एक्सपोनेंट -9, राइट। अच्छा जनाब, कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 एक्सपोनेंट -3 इंटू 3.6 exponent -4 into 630 exponent -9, right? So I'm getting 2.28, so 2.3 ले लेते हैं, right? ये तो बहुत सिंपल सा था, सही। मे बी पावर ऑफ 10 का मसला कि लोगों ने किया होगा, अगर इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट में इन्होंने मेंशन किया होगा, दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज वेल आंसर्ड करेक्टली, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट वर एबल टू रिकॉल द रेलेवेंट सिंबल इक्वेशन। ओके, अब देखो जो सिंबल मेंशन कर रहे हैं ना तुमने, उसी रेलेवेंट सिंबल इक्वेशन दे देना ताकि अच्छा रहे, सही। यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं care needed to be taken to avoid power of 10 error when converting the values from wavelength from nanometer to meter. Weaker candidates sometimes transpose the equation incorrectly when making d the subject, सही। ये वाले भंड मत मारना प्लीज, ये बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। तो अगर तुमसे तुम्हें खतरा हो के हो जाएगा ये, तो फिर तुम अलग अलग से पहले कैलकुलेट कर लेना, उसके बाद फिर सॉल्व करना, वो सॉल्व करना फर्दर, राइट। ओके, अगला पार्ट तुमसे कहते हैं द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द लाइट इज नाउ वेरीड, this causes a variation in the distance x between the centers of the two adjacent bright fringes on the screen, okay। The distance d and the separation of the two slits are unchanged, okay। So इसका मतलब है ये फॉर्मूला तुम्हारे पास था lambda d over s, right। So जो आपके पास d और s है वो आपके पास अनचेंज है, राइट। मतलब ये वाली जो चीज़ है ये आपके पास अनचेंज है। तो अगर आप रिलेशन देखो, तो रिलेशन आपके पास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ रहा है, सही हो क्या। ओके, तो इसका मतलब है कि हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज आर नॉट रिक्वायर्ड, ओके। अब देखो, अगर इसको इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि तुम्हारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन है, तुमने न्यू ग्राफ बना दिया, राइट। क्योंकि देखो जब 400 की वेवलेंथ होगी तब भी तुम्हारे पास कोई ना कोई स्लिट सेपरेशन होना चाहिए। हाँ, अगर कोई वेवलेंथ ही नहीं है, मतलब इस तरह का ग्राफ होता, ये भी जीरो होता और वेवलेंथ भी जीरो होती, तो फिर आप यूँ ग्राफ सही बना पाते, राइट। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक्स एक्सिस को फेक एक्सिस करके दिया हुआ है, राइट। तो आपने क्योंकि 400 पे कोई ना कोई स्लिट सेपरेशन आनी है, 700 पे भी कोई ना कोई आएगी, सो और इंक्रीजिंग आएगी, क्योंकि तुम्हें पता चल रहा है कि जैसे वेवलेंथ बढ़ाओगे वैसे वैसे तुम्हारे पास उसने बढ़ना है, एक्स ने बढ़ना है, तो तुमने इस तरह से ग्राफ बना दिया, स्ट्रेट लाइन ओनली, राइट। ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ जो है तुम्हें डी ओवर एस बता देगा, सही है। अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, ओके, सही है। एग्जामिनर रिपोर्ट हमसे कहते हैं कि मोस्ट कैंडिडेट sketch an upward sloping straight line. However, the most common mistake was to draw this straight line so the fringe width x zero from the wavelength, सही। ये वाली होशियारी मत करना, मैं बता चुका हूँ, सही। Candidate should be encouraged to draw straight line with a ruler instead of drawing the फ्री हैंड, सही है। तो ये वाली होशियारी भी नहीं करना कि तुम जो है ना अपने आप को कोई आर्टिस्ट समझने लगो और तुमने होशियारी ना किस स्केल ले जाना उससे करना, सही है। चलो।